हेलो गाइस, आज हम CUET अप्लाइड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपको पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। और लास्ट ईयर 2022 में जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, ये CUET ने 16 जुलाई को कंडक्ट किया था। ठीक है, लास्ट ईयर 16 जुलाई में ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था। तो इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम आपको करवाएंगे। ठीक है, फटाफट तेजी में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और काफी आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3x3 के मैट्रिक्स बनाने हैं और 3x3 के मैट्रिक्स में 0 और 1 सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट फिल करने हैं। तो 2 एलिमेंट फिल होगा 9 प्लेसेस, 3 इंटू 3 9 प्लेसेस पर फिल होगा। तो 2 2 2 2 2 कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। 2 की पावर 9 512 आंसर होगा। कितना आंसर होगा जी? 2 की पावर 9 512 आंसर होगा। हम यहाँ पे नोट करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 3x3 में, मतलब 3x3 के मैट्रिक्स बनाने हैं, 2 एलिमेंट का यूज करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कहाँ तक चलेगा? तो भैया 9 टाइम्स तक आएगा ये। ठीक है, 9 बार आएगा। तो बनेगा 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 होता है 512। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया है 512। ठीक है, MCQ मैंने छुपा रखे हैं इस लड्डू से क्वेश्चन के लिए। MCQ के ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी आसान है। मैं कहता हूं इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, तभी मैं आपको बढ़िया से समझा पाऊंगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो भैया पहले 2 है, 2 के साथ में x वैल्यू है, इसके साथ में 1 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, माइनस का 3 वैल्यू है। ठीक है ना, इसमें आपको एडिंग करना है 3 और 3 के साथ में -2 दिया हुआ है आपको, राइट। -2 के साथ में 2 है, 1 है। और इसके बाद में आपको y माइनस में 2 है, इसको क्लोज करा इक्वल टू, यहाँ पर आप नोट करेंगे 2 वैल्यू है ना, 2 है, 5 है, 14 है और 3 है। ठीक है, 2 5 14 और 3 आपको दिया हुआ है। तो इसमें x और y का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, x और y को सिंपल तरीके से सोल्व करना है और बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हटा देते हैं, फटाफट तेजी में हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन जी हट जाइए आप, हमें क्वेश्चन सोल्व करना आता है, अपने आप कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों फटाफट तेजी में x की वैल्यू के लिए 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स आ गया। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -6 हो गया। यहाँ पे 2 है, इक्वल टू में 2 आ गया। तो 2x की टोटल वैल्यू आप लिख देंगे 8 है, यानी x की वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 4 है। इसके बाद में y माइनस 2 यहाँ पर है, तो इस वाले को ले लेते हैं। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू वाई माइनस में 6 आएगा। और यहाँ पे ये वाला 3 है, इक्वल टू में 3 आएगा। यहाँ पे आप 3y लिखेंगे, 6 और 6 -12, यहाँ पे जाके प्लस होगा तो 15 हो गया, यानी कि y की वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। अब मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिए और आप देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी। लगे हाथ ये वाला क्वेश्चन भी रीडिंग कर लीजिए। मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, ABCD करके लिखा हुआ है। और कहते हैं, मतलब क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ABCD में से कौन कौन सा मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हो सकता है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कहता है A और B हो सकता है, ABC तीनों हो सकते हैं, है ना। यानी कि जो मैट्रिक्स है A और B होने का मतलब है खाली स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है, बाकी के दो नहीं है। ऑप्शन सी कहता है C और D है, C यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है, D यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है भाई, 0 0 4। सबसे पहले ए में लिखा हुआ है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो मेरे दोस्तों 100% ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके रो और कॉलम इक्वल हैं। तो ए तो रो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, बी वाले में लिखा हुआ है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है मेरे दोस्तों? तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट जीरो होती है। यहाँ पे एलिमेंट लिखा होता है तो एलिमेंट भी लिखा हुआ है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। सी वाली वैल्यू में हमें लिख के दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स।
तो भैया डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू पे कुछ होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू पे 4 4 4 लिखा हो तो डेफिनेटली ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है, सिर्फ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये वाला मैट्रिक्स नहीं है। तो आपके ऑप्शन बनेंगे ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। जहां पर लिखा हुआ है ए बी और सी, ए बी और सी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है ए बी एंड सी ओनली, तो उस पे अपन टिक कर देंगे, ठीक है भाई। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है वो कोरमैस और आपके कंपलसरी क्वेश्चन में है। तो अभी हम कंपलसरी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 1 से लेके 15 तक कंपलसरी क्वेश्चन है, हाँ या ना। तो अभी तो मैं कितने नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कंपलसरी क्वेश्चन है, और कंपलसरी क्वेश्चन में आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी वैल्यू बतानी है। तो मेरे दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, जब हम आपके साथ हैं तो क्या हम आपको एग्जाम में फेल होने देंगे? हालांकि फेल तो कोई होगा नहीं, लेकिन आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने की जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताता हूं, पहले क्वेश्चन मुझे नोट करने दो, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी के साथ में दिया हुआ है यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए पावर 3 के साथ में बी पावर 3, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1 आपको, 1 के बाद में दिया हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी के बाद में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, साथ में ए बी दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 0, यहाँ पे दिया हुआ है 1, और यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, गारंटी लेता हूं आप लोग जो इस वीडियो को देख रहा है सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा, बाकी सब बच्चे फालतू बकवास प्रॉपर्टी अप्लाई करने में लगे रहेंगे। लेकिन जो मेथड हम आपको आज सिखाएंगे वो मेथड आप यूज करिए, 100% आप बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। तो कैसे आगे रहेंगे मेरे दोस्तों, कैसे आगे रहेंगे? आपको इनमें ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर देनी है, अपनी समझ के हिसाब से अपनी मर्जी से ए और बी की वैल्यू कोई भी पुट कर दो। बस ऐसी वैल्यू पुट करना जिस पर आंसर, ऑप्शन के जो आंसर बनेंगे वो सेम सेम ना हो जाएं, ठीक है ना, वो आंसर सेम सेम ना हो जाएं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए हम ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे और बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे, बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे। आप कहेंगे सर हम ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, वैसे कर लो। आप कहेंगे सर हम ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप इसके ऑप्शन देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपको आंसर बनेगा -2ab, ठीक है, माइनस में 2ab के साथ में a प्लस में b। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है राइट, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2ab के साथ में a माइनस बी आंसर होगा, ठीक है, 2ab के साथ में a माइनस बी आंसर होगा। और मेरे दोस्तों आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोग मुझे बोल रहे हो कि सर हम अपनी मर्जी से a का वैल्यू 0 करेंगे। तो भाई अगर आप a का वैल्यू 0 करोगे तो ये वाला ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, और 0 पहले से लिखा हुआ है। तो बार बार 0 नहीं करना मेरे भैया, बार बार 0 हमें नहीं करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जहां पे सारे ऑप्शन अलग रहें। तो मैंने क्या बोला भैया, a का वैल्यू 2 करेंगे, b का वैल्यू 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, ठीक है, ये वाला यहाँ पे पुट करो, a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 1, ये बन गया -2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे तो 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो a का वैल्यू 2 पुट करा, b का वैल्यू 1 पुट करा, यानी -4 के साथ में a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि टोटल -12 आएगा। ऑप्शन सी पे 1 है और ऑप्शन डी पे 2ab है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, 4 के साथ में a माइनस बी है, a माइनस बी यानी कि 1 होगा, कुल मिला के 4 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आइदर 0 है और -12 है और 1 है और 4 है। सारे ऑप्शन अपने को अलग सेट करने हैं, ठीक है। ऑल दी ऑप्शंस हैव टू डिफरेंट, सभी के सभी ऑप्शन डिफरेंट होने चाहिए। अब ये a2 b1 यहाँ पे पुट करना आपको, तो a प्लस बी है,
ठीक है मेरे भाई, a प्लस बी है, a प्लस बी करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे भी 3। ठीक है मेरे भाई, a पावर 3 b पावर 3 8 हो जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, a माइनस बी माइनस करेंगे 1 होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, a स्क्वायर 4 हो गया, b स्क्वायर 1 हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। ठीक है, 4 प्लस 1 5 हो गया, मल्टीप्लाई करा तो टोटल 7 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 है। इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है मेरे दोस्तों, और डिटर्मिनेंट सोल्व करना सबको आता है, आता ही नहीं आता? क्लास 12th में डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो सीखा आपने, और हमने हमने आपको सिखाया, आपने सीखा। डिटर्मिनेंट सोल्व करना है इसका, ठीक है ना। यू नीड टू सोल्व ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ से 3 को कॉमन कर लो। ठीक है, यहाँ से 3 को कॉमन कर लो, तो 3 को कॉमन करने पे आपके पास आएगा 1 1 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इस तरीके का वैल्यू आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है, तो ये वाला 3 सेम रहेगा, इसके साथ में रो 1 के हिसाब से हम अपना डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। तो पहले ये वाला 1, इस 1 के हिसाब से इनको अपन कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, तो सबसे पहले आ गया 3 माइनस में 7, फिर ये वाली वैल्यू आएगी माइनस में 1 के साथ में, ये वाला रिमूव होगा और ये वाला रिमूव होगा, 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, और 3 को 1 से करेंगे 3 होगा। ठीक है, 3 और 3, 3 और 3 कितना होता है? 3 और 3 0 होता है, ठीक है ना। 1 को 3 से करा 3, यहाँ पे इसको इससे करा 3, तो 0 हो गया, इसको क्लोज करके इसको ऐसे कर दिया। आपका आंसर बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय ओनली माइनस का 4, तो 3 इंटू माइनस 4 होता है माइनस में 12, कितना होता है? -12। तो जहां पर -12 है वो हमारा आंसर है, जहां पर -12 है वो हमारा आंसर है। तो -12 कहाँ पे है? -12 यहाँ पे है, इसको आगे ले आएंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर जितने मुझसे बड़े बड़े टीचर हैं, ये मेथड कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि सिखाने के लिए उन्हें आना भी तो चाहिए ना। वो आपको वही सिखाते हैं जो उन्हें आता है, और वो भी बड़े बड़े मेथड सिखा रहे हैं। अरे कोर मैथ्स के बच्चों की परसेंटेज डाउन करवाओगे क्या? अगर कोई टीचर हमारी ये वीडियो देखने आ गया है और ये वाला क्वेश्चन देख रहा है, या फिर मेरे दोस्तों आप अपने टीचर को ये वाला क्वेश्चन दिखाओ और उससे पूछो क्या ये वाला मेथड भी हो सकता है, वो कहेगा है हमें क्या पता। अरे भैया, तुम गलत जगह पढ़ रहे हो, गलत जगह पढ़ रहे हो, वो आपको कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, विद इन 2 मिनट क्वेश्चन हैव टू सोल्व। एमसीक्यू पेपर है ना आपका, एमसीक्यू पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर दे के आओगे क्या? ऐसे लिख के आओगे क्या? प्रॉपर्टी यूज करके आओगे? और वैसे भी मेरे दोस्तों, आप लोग तो अब अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हो ना, आपने तो प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, तो आप लोगों के लिए तो मुझे जुगाड़ पानी करना पड़ेगा ना। तो ये हमने आपके लिए जुगाड़ पानी कर दिया। भाई ये सब करना तो आता है ना आपको। आंसर कितना आएगा? -12 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आप कहेंगे सर आप बाकी के टीचरों को ऐसे क्यों कहते हैं? बोलूंगा मेरे भाई, एक तो वो आपसे पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है ना, ले रहे हैं ना। आप में से काफी बच्चों ने बैच परचेस करा है, उनका आपसे पैसे भी ले रहे हैं, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी नहीं सिखा रहे हैं। तो क्या फायदा है उनके पढ़ाने का? भाई वो सोच रहे हैं कि क्लास 12th को पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th को थोड़ी पढ़ा रहे हैं। भाई दे डोंट टीच अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th, क्लास 12th को नहीं पढ़ानी है मेरे भैया। क्लास 12th को पढ़ानी होती तो हम आपको इसको प्रॉपर्टी मेथड से ही करके दिखाते, लेकिन क्लास 12th तो निकल चुकी है मेरे भैया। CUET एंट्रेंस पेपर है, एंट्रेंस पेपर की जो मैथ्स है वो ऐसे ही सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको कहानी ये समझ आई है तो मेरे दोस्तों, चाहे आप अप्लाइड मैथ्स के बच्चे भी देख रहे हैं, चाहे कोर मैथ्स के आप इसको देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। उनको भी नया मेथड आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी भैया सबका दिमाग खराब करती है, सिर्फ आपका नहीं। आपने तो पढ़ी नहीं ना, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है, कोर मैथ्स वालों ने पढ़ी है, उनका भी दिमाग खराब करती है। तो क्यों किसी का दिमाग खराब करना मेरे भाई? वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5वां क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, कितना प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है, कर्व आपको दे रखी है, पॉइंट आपको दे रखा है, टेंजेंट पता कर लो यार, ठीक है। फटाफट तेजी में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टेंजेंट पता करनी है, तो आप नोट करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है y जो है वो x माइनस में 1/x है। फटाफट तेजी में डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में dx का आंसर बन जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में x पावर 2। ठीक है, इसमें अगर 1 और 0 पुट कर देंगे तो 0 तो पुट होगा नहीं, खाली 1 पुट होगा। 1 पुट करने पे आंसर आएगा 2। ठीक है भाई, ये m1 आ गया। ठीक है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 आ गया, m1 का वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, अगर m1 का वैल्यू 2 है तो आपको तो मालूम है, क्या मालूम है सर, m2 का वैल्यू माइनस में 1/2 होगा। ठीक है ना भाई, कितना होगा, m2 का वैल्यू माइनस में 1/2 होगा। स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, 1 माइनस 1/2। फॉर्मूला आपको मालूम है, y माइनस में y1 बराबर में m2 के साथ में x माइनस में x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 0, m2 का वैल्यू माइनस में 1/2 और x माइनस में 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस में 1, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x में एडिंग हो जाएगा 2y प्लस में, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस होगा ये इधर आके, माइनस में 1 इक्वल टू में 0। ये आपका आंसर है, देख लो किस ऑप्शन में है ये। ठीक है, x प्लस में 2y, ठीक है, x प्लस में 2y, अच्छा इक्वल टू में वैल्यूज हैं, कोई बात नहीं, अगर इक्वल टू में वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर इक्वल टू में वैल्यूज हैं तो इक्वल टू में 1 रहेगा, तो x प्लस में 2y का वैल्यू 1 है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 1। ठीक है भी, बात समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1 है। कितना आसान है, कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। फिर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डेरिवेटिव करना है तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिया हुआ है, y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 17 ऐसे करके दिया हुआ है। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 8। ठीक है ना, y डैश कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा। अगर मैं y डैश को 0 कर दूंगा तो हमारे x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, हमारे x का वैल्यू 4 आएगा। जो आंसर आया है वही आंसर इक्वेशन में पुट कर दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले 4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो भाई x की पावर 2 है, 4 की पावर 2 16। ठीक है, 4 की पावर 2 16, यहाँ पे 8 इंटू 4 आएगा, 8 इंटू 4 होता है माइनस का 32 और प्लस में है सिंपल सा 17। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस में 16 होगा, प्लस में 17 होगा, 1 इसका आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो आप। यार बिल्कुल जरा जरा चिद्दी लेवल के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल चिद्दी लेवल। चिद्दी लेवल यानी कि स्मॉल लेवल क्वेश्चन, देखते ही खत्म। डेरिवेटिव 0 करा, वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, खेल खत्म हो गया मेरे भाई। कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। 1 ही क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू है। भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है आंसर क्या होगा। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन देन वी विल सॉल्व दिस फटाफट फटाफट तेजी में। तो कहते हैं भाई आई का वैल्यू जो है वो -3 से लेकर 3 है। ठीक है, -3 से लेकर 3 लॉग ऑफ, ठीक है भाई, -3 से लेकर 3 लॉग ऑफ 4 प्लस में x अपॉन 4 माइनस एक्स है। ठीक है भाई, 4 प्लस एक्स के अपॉन में 4 माइनस एक्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब भी लॉग के साथ में ये वाली वैल्यू माइनस ए से ए होती है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस होती है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अप्लाई करना होता है फंक्शन एफ एक्स के अंदर अपन सब्सिट्यूट करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस में, सॉरी ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं कि भाई हम एक्स की जगह पे ए प्लस में बी माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, यानी एक्स की जगह पर ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू +3 और माइनस एक्स कर रहे हैं, यानी एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है जहां पर प्लस एक्स है वहां पे माइनस एक्स लिखेंगे, जहां पे माइनस एक्स है वहां पे प्लस एक्स लिखेंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। ठीक है, वैल्यू को चेंज कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वैल्यू को चेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू में -3 से लेकर 3 रहेगा, लॉग सेम रहेगा, ब्रैकेट में 4 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 सेम रहेगा, क्लोज कर दिया, यहाँ पे dx आएगा, इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पे प्लस एक्स है ये वाला प्लस एक्स है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला प्लस हो गया। ठीक है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करना है सेकंड इक्वेशन, तो बनेगा 2i। ठीक है भाई, 2i इज इक्वल टू -3 से लेकर के 3 लोगैरिथम ऑफ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आएगा 4 प्लस में x के डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स और एडिशन साइन लोगैरिथम ऑफ
लोगारिदम ऑफ 4 माइनस एक्स के अपॉन में 4 प्लस में एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx, दोनों को ऐड करेंगे, लोगारिदम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m प्लस में log n होता है log mn, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर बनेगा 2i इज इक्वल टू में log ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन -3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस में x के डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स के अपॉन में 4 प्लस एक्स है, क्लोज करेंगे, यहाँ पे dx आएगा, ये वैल्यू कैंसिल, ये वाली कैंसिल, log 1 आ गया, और मेरे दोस्तों log 1 जीरो होता है, तो अगर ये जीरो है तो मेरे दोस्तों i का वैल्यू भी जीरो है, और i के वैल्यू जीरो होने का मतलब है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपके, सॉरी 9 नहीं 8 नंबर है ना, 8 नंबर है ना, 7 मैंने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपको इंटीग्रेशन करके बताना है आंसर क्या होगा, और इसके ऑप्शन मैंने छुपा रखे हैं, हाइड किए हुए हैं, आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है यार, ex के साथ में fx के साथ में डेरिवेटिव, ये वाला फंक्शन आपको अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है यार, तो इसके लिए ऑप्शन क्या दिखाने, फटाफट आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अपने को पता चल चुका है, अपने को यहाँ पे ex दिया हुआ है, साथ में x पावर 2 प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर है, क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसमें dx लिखेंगे, ठीक है भाई, हमें ऊपर वाली टर्म को x प्लस 1 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें लिखेंगे भाई ex तो है ही है, प्लस 1 करना है, तो x पावर 2 में मैंने प्लस 1 कर दिया, ये वाला प्लस 1 सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला प्लस 1 सेम रहेगा, बल्कि इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, हमने इसमें -1 कर दिया, ठीक है, -1 कर दिया, -1 के साथ में +1 कर दिया, -1 +1 मैंने करा, और ये वाला +1 बिल्कुल सेम टू सेम, तो यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, जो मैंने -1 +1 करा है वो मैं ऐसे ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, हमने क्या करा, हमने इसके अंदर -1 और +1 कर दिया, ठीक है, और बाकी ब्लैक वाला पोर्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसे क्लोज करेंगे, यहाँ पे आपके पास dx आएगा, जो x स्क्वायर -1 है वहां पे हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, x स्क्वायर -1 जो है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करेंगे, तो बनेगा x प्लस 1 x माइनस 1, यानी कि आप लिखेंगे भैया इसको ex के साथ में, ex के साथ में आया है x प्लस 1 के साथ में x माइनस 1, ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इसको सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 2 के डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू सेम बिल्कुल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पे आपका dx आ गया, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, x प्लस 1 इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो आपके पास रिमेनिंग आएगा ये ex तो है ही है, ex के साथ में x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, एडिशन है 1 के, सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको क्लोज करा, यहाँ पे आपके पास dx है, तो आपका आंसर होता है ex के साथ में fx के साथ में f डैश x, तो आंसर होता है इसका ex और fx, ठीक है भाई, आंसर क्या होता है ex और fx, तो fx क्या है मेरे दोस्तों, fx ये है, ठीक है, दिस इज द fx, तो आप लिख देंगे भैया ex के साथ में x माइनस 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस 1, इसे क्लोज कर दिया, एडिंग से कर दिया, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है भाई, ex के साथ में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लो मेरे भाई, ऑप्शन भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर ही दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपको बताना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और मुझे मालूम है क्योंकि आप अप्लाइड मैथ्स पढ़े हैं, मुझे मालूम है मेरे दोस्तों आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कहता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कहता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy डिवाइड बाय dx के एडिशन में p इंटू में x है, ठीक है, p इंटू में x इज इक्वल टू में q ऐसे करके लिखी हुई है, ठीक है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे करके लिखी हुई है तो आपको करना क्या है, e की पावर पे, ठीक है, जो इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पे इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है और आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा नहीं है क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में, तो टेंशन नहीं लेनी है। छोटा सा कंसेप्ट है, कहानी समझ लो, आपको इस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन में डी एक्स के एडिशन में पी वाई बराबर में क्यू ऐसे करके लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे करके लिखी हुई है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा मेरे दोस्तों, वो ऑलवेज 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 इक्वल होगा ई की पावर पे इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो ये आपको पता लगाना है। ई की पावर पे मेरे दोस्तों, ई की पावर पे पी का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट पे। तो जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन है डी वाई के डिनोमिनेटर में डी एक्स माइनस में 1/x के साथ में y इज इक्वल टू में, ठीक है, इसके इक्वल टू में 1, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसे सोल्व करना है। तो भाई देखो dy बाई डी एक्स, ये वाला वैल्यू y, ये वाला वैल्यू y के साथ में p, तो y के साथ में माइनस का 1/x, तो माइनस के 1/x का यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। तो आप लिखेंगे भैया आंसर होगा e की पावर पे, ठीक है, e की पावर पे इंटीग्रेशन माइनस का 1 डिनोमिनेटर में x के साथ में dx। ठीक है, माइनस का 1/x का आंसर आपको मालूम है log होता है, तो e की पावर पे ये वाला माइनस सेम रहेगा, तो माइनस log, ठीक है, माइनस में log x, ये वाला आंसर बनेगा माइनस में log x। अब इस माइनस को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा e की पावर पे log, ठीक है, e की पावर पे log के साथ में x की पावर -1, e और log आपस में कैंसिल, तो आंसर बनेगा x की पावर -1, जिसको आप लिखेंगे माइनस का 1/x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो माइनस का 1/x है। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, माइनस का 1/x है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, क्या है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको? अगर नहीं भी नजर आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमने आपको बता दिया है जो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ये लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, बी ऑप्शन पे -1/x है, तो -1/x ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, हालांकि हमें समझ तो आ गया, लेकिन स्टिल सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई आप क्या सोच रहे हैं, भाई क्या सोच रहे हैं, कर्नोमैटिक्स का जानदार शानदार सीयूटी अप्लाइड मैथ्स का बैच परचेज काहे नहीं कर रहे? शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे, 100 परसेंटाइल लेकर आएंगे और आपको क्वेश्चन को फटाफट तेजी में फटाफट तेजी में सोल्व करना सिखाएंगे यार। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कैपेबल हैं, तो अभी भी आप हमारे बैच में आ सकते हैं। 100 परसेंटाइल आपके 100% आने ही आने हैं, आने ही आने हैं, समझ लो मेरी बात को। आगे बढ़े, 10 क्वेश्चन करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहीं पे नोट कर दिया है, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। ये तो आपने 100% यार अपने एग्जाम के लिए पढ़ा था। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार अधिक से अधिक डेरिवेटिव किया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है मेरे दोस्तों, 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है ना, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है। अब इस डेरिवेटिव का डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, टोटल पावर क्या है? तो भैया यहाँ पे तो पावर 1 है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी पावर 1 है, लेकिन कम बकत ये लोगारिदम के साथ में है। ठीक है, ये लोगारिदम के साथ में है। अगर ये लोगारिदम के साथ ना होता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता डिग्री का वैल्यू जो है 1 है, लेकिन अभी क्योंकि ये log के अंदर बैठा हुआ है तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइन है। ठीक है ना, डिग्री हम पता नहीं कर सकते हैं, डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑर्डर 2 है, तो एग्जाम में जहां पर लिखा होगा ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइन, उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। अभी मेरे सामने स्क्रीन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपको भी दिखाऊं क्या क्वेश्चन, मैं देखो, ये देखो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है आपको, यस और नो, ऑर्डर का वैल्यू 2 और डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो मेरे भाई हम जो आपको बोल रहे हैं बातों पे भरोसा किया करो, झूठ नहीं बोलते हम आपसे। ठीक है ना, झूठ हम कभी नहीं बोलेंगे आपसे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑर्डर का वैल्यू 2 है, डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। देखो यार क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का जो फोटो है उसका बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आपको ऑर्डर डिग्री बताना है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री बताना है। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर का वैल्यू 2 है, डिग्री का वैल्यू 1 है। ठीक है, ऑर्डर का वैल्यू 2, डिग्री का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए वाला।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए वाला, यानी कि जो ए का आंसर है वो तीसरे नंबर वाला है। ठीक है, ए का आंसर जो है वो तीसरे नंबर वाला है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है, तो ए का आंसर तीसरे वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे डिग्री का वैल्यू 2 है, ऑर्डर का वैल्यू 2 है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव की पावर भी 2 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, यानी कि ये वाला इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये वाला बी वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो साथ में बनेगा बी का जो आंसर है वो सेकंड है। ठीक है भाई, बी का आंसर सेकंड है, ये वाला भी हमने कर लिया। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ओ फॉर ऑर्डर का वैल्यू 3 है, इस 3 की पावर 1 है, ओ फॉर ऑर्डर का वैल्यू 3, डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ पे चला जाएगा, इधर सी आएगा, यानी कि आप लिखेंगे सी का जो आंसर है ये 1 वाला है। ठीक है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, और साथ में सी का वैल्यू 1 है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिमेनिंग रह गया वो ये वाले दोनों रह गए, यहाँ पे आपके पास डी आ जाएगा, तो इसके साथ में आप नोट कर देंगे भैया डी का जो आंसर है ये 4 है। ठीक है भाई, डी का आंसर क्या है, डी का आंसर 4 है। तो कुल मिलाकर के ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। ठीक है ना, कहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? देखो आपके सामने जो फोटो है, मैं वहां पे अगर लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये वाला जहाँ पे अभी काला पेन चला रहा हूं मैं, तो यही ऑप्शन नंबर डी पे अपने अपन ने टिक मारा है। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, समझ गए बात को? सो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 दोनों के दोनों नोट कर दिए हैं, ऑप्शन भी लिख दिए हैं। लड्डू चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी लड्डू होती है, लड्डू प्रोबेबिलिटी का लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, लड्डू प्रोबेबिलिटी का लड्डू क्वेश्चन कहता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताइए 1 से स्मॉलर की। ठीक है, 1 से स्मॉलर की, तो यानी कि आपको एक तो 1 वाला चाहिए और एक आपको 0 वाला चाहिए, तो यानी कि आपको इस 1/8 में ये वाला k प्लस करना है ना, 1/8 में एडिंग करना है k, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, टोटल कितनी होएगी? ठीक है, तो आप लिखेंगे भैया 1 प्लस k की वैल्यू जो है, ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है, 1 प्लस k का वैल्यू जो है, ये 1 प्लस k का वैल्यू क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, राइट? तो अगर मैं इसमें एडिंग करूंगा 3/8 में एडिंग करूंगा 1/8, तो टोटल वैल्यू 1 रहेगी। अपने को ये वाला वैल्यू चाहिए है ना, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 1 में माइनस करेंगे, इनको ऐड करेंगे 4/8, 1 में माइनस करेंगे 4/8, तो 4/8 आएगा, 4/8 का मतलब 1/2 आएगा, तो इसका टोटल वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आप कहेंगे सर आप ये क्या पागलपंती कर रहे हो, के का वैल्यू क्यों नहीं फाइंड किया? जरूरत ही नहीं है भाई, के का वैल्यू पता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको टोटल मिला करके इसका वैल्यू पता करना है क्या है। ठीक है, इसका टोटल वैल्यू क्या है, तो मेरे भाई इसमें अगर ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 1 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, टोटल 1 में ये दोनों का माइनस है, तो 1/2 है। के की वैल्यू की जरूरत क्यों है? वट इज द नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के? यही तो ट्रिक होती है मेरे दोस्त, यही तो ट्रिक होती है जो आप सीख नहीं रहे हो। सीखो इन सब चीजों को मेरे भाई, आप सीखो इन सब चीजों को। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें भाई, इससे आसान क्वेश्चन कौन हो नहीं सकता। ठीक है ना, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है समेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है भाई, समेशन ऑफ पी एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 2k रहेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8k होएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9k हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4k हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10k होगा, इसको ऐड करेंगे 13k होगा, 13k का मतलब है 23k। ठीक है भाई, आंसर कितना है, 23k है। आप कहेंगे सर के कहाँ है, के पता लगाओ ना भाई, के पता लगाओ, के पता लगाओ, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो 1 है, इन सबको ऐड करेंगे तो 10k हो जाएगा, तो 10k का आंसर 1 है, तो k का आंसर 1/10 है। ठीक है भाई, k का आंसर 1/10 है, तो आंसर 23/10 2.3 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है भाई, कितना आंसर है, 2.3 ऑप्शन नंबर डी है। कर लोगे ना भाई एग्जाम में, यस और नो कर पाओगे?
हाँ या ना तो बोल दो भाई। अगर आपको इस वीडियो में यूनिकनेस लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप कैपेबल हो तो हमारे पेड बैच में ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेंशन मत लो, शानदार पढ़ाएंगे, जानदार पढ़ाएंगे। जैसे लड्डू चैप्टर के क्वेश्चन फूक मार के उठ जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये 12 हो गया, 13 हो गया, 14 और 15, ठीक है। फटाफट तेजी में करेंगे। सो गाइस 14 और 15 क्वेश्चन भी हमने नोट कर दिया है भाई। ये वाला 15 क्वेश्चन है, ये वाला 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में कहते हैं स्मॉलर एरिया बताइए, ठीक है। स्मॉलर एरिया बनाइए जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन ने कवर किया हुआ है, ठीक है भाई। इन दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद जो स्मॉलर एरिया बनेगा वो बताइए। तो भाई सबसे पहले तो ये सर्कल है, ठीक है। दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल है, तो सर्कल ये ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझते जाना, ठीक है। सर्कल ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इसका रेडियस ए रहेगा, ठीक है। ये ए आ गया, ए क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला आ गया, ठीक है। जितना ये ए इधर है उतना भी ए ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करके सर्कल बनेगा ये, ठीक है। ऐसे करके सर्कल बनेगा ये वाला। इसके बाद ये वाली लाइन बनेगी ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ऐसे करके बनेगी, ठीक है। ऐसे करके बनेगी, और ये नहीं आएगा, ये जो मोड है, मोड यहाँ से ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये वाला अपने को जरूरत नहीं है, तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमें अब ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर इस वाले को फर्स्ट मान लो और इस वाले को सेकंड मान लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो इनमें से छोटा वैल्यू क्या है, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलर, तो भैया जो स्मॉलर है वो ये है, ठीक है। जो स्मॉलर है वो ये है, तो ये वाला एरिया आपको पता करना है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता करोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे करके यहाँ पर ए बनेगा, और ए के बाद में फिर यहाँ पे ऐसे करके ये भी ए बनेगा, ठीक है। ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है भाई। ये दोनों की दोनों वैल्यू ए और ए है, और साथ में आप यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन पता करना है। देखो ध्यान से बनाएंगे इसको, तो ये आपके पास ऐसे करके सर्कल है, ठीक है। सर्कल का यहाँ पे रेडियस है, ये ऐसे ऊपर है, ये यहाँ पे ऐसे है। तो अगर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको बताना है, ये वाला वैल्यू क्या है, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपको बताना है, ये वाला वैल्यू आपको क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको पूरा ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे ऐसे करके पूरा ड्रॉ कर दूं, तो ये वाले पूरा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पिज्जा का स्लाइस जो है, ऐसे करके जो पिज्जा का स्लाइस है, ये सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का चौथा हिस्सा है, यस और नो। ये वाला एरिया ऑफ सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर, रेडियस ए है, तो आंसर बनेगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है भाई। कितना बनेगा, पाई ए स्क्वायर। अब पाई ए स्क्वायर तो ये वाला पूरा एरिया है, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया है। पूरे एरिया में से आपको ये वाला एरिया पता करना है, तो ट्रायंगल यहाँ से हटाना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया हटाना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिकॉज यहाँ पर ये भी ए है, यहाँ पे ये भी ए है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे पता कर लो, 1/2 इंटू बेस वैल्यू ए, हाइट वैल्यू ए, तो बन गया ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है भाई। ये वाला बना है पाई ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ठीक है, आप इसमें ए स्क्वायर कॉमन कर लो, और आपके पास यहाँ पे सिंपल रह जाएगा पाई। यहाँ कॉमन मत, कॉमन बाद में करना, पहले एलसीएम कर लो। तो 2 इंटू पाई इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ठीक है। ऐसे लिख दो ए स्क्वायर बाई 2 के साथ में, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 के साथ में यहाँ पे 2 पाई माइनस 1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। ए स्क्वायर बाई 2 के साथ में 2 पाई माइनस 1। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, बताइए। अरे रुको 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 मेरे भाई रुको, मैंने क्या बोला, चौथा हिस्सा है ना ये, तो एरिया ऑफ सर्कल है ना। इस एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 भी तो करो, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 भी तो करो, तो आंसर क्या बनेगा, 1/4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लोगे, यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर होगा, माइनस 2 के टेबल में 4 आएगा 2 पे, तो 2 इंटू में ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू बनेगा। अब यहाँ से आप कॉमन कर लो, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन कर लो, डिवाइड में 4 है, और साथ में यहाँ पे पाई माइनस में 2 आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू पाई माइनस 2, ठीक है। ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी में। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है,
ठीक है। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करना मत, ठीक है। कभी भी आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करना मत। आप बस यहाँ पे ये देखो कि इस वाली वैल्यू को जीरो करने के लिए, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू को जीरो करने के लिए x की क्या वैल्यू पुट करें। तो आप कहेंगे सर हमें x माइनस वन को जीरो करना है, यानी x का वैल्यू वन पुट करना है। तो इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जगह पे वन पुट कर दो। ऊपर x की जगह पे वन आ गया, डिनोमिनेटर यहाँ पे वन आएगा, वन माइनस टू करेंगे माइनस वन आ गया, वन बाय वन के साथ में लोगारिदम आएगा, लॉग के साथ में ये वाला वैल्यू आएगा अंडर मोड x माइनस वन, फिर एडिशन साइन आएगा। इसको जीरो कैसे करें, ठीक है, इसको जीरो कैसे करें, x माइनस टू को जीरो करना है तो हमारे x का वैल्यू टू बनेगा, ठीक है, x का वैल्यू टू बनेगा। तो इसको छोड़कर हर जगह पे वैल्यू पुट करो, ऊपर वाला वैल्यू भी टू आएगा, नीचे टू माइनस वन करेंगे वन आएगा, साथ में लोगारिदम, लोगारिदम के साथ में ये वाला वैल्यू आएगा अंडर मोड x माइनस टू और एडिंग में c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आप कहेंगे सर ये वाला आंसर यहाँ पे कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो लोगारिदम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लोगारिदम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर वन हटा दो यहाँ से, डिनोमिनेटर वन यहाँ से हटा दो, और जो माइनस था उसको यहाँ पे ऐसे करके नोट कर दो, ठीक है भाई। टू को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको पहले कर दिया, इसको पीछे कर देंगे, माइनस में लॉग ऑफ अंडर मोड x माइनस वन, ठीक है, ये वाली वैल्यू बनी log m माइनस log n। log m ये है माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m बाय n, ठीक है भाई, log m बाय n, यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x माइनस वन, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऊपर डिग्री टू सॉल्व करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस में फोर एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस में फोर एक्स, तो ये वाला आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस में फोर अपॉन में एक्स माइनस वन, और यहाँ पे एडिंग में सी। तो ये 15 क्वेश्चन हमने सोल्व आपको करवा दिए हैं, ठीक है मेरे भाई, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन करने का मतलब है जो कॉमन पोर्शन है आपका और आपके साथ में कोर मैथ्स का, वो हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन आपको 100% सारे के सारे अप्लाइड मैथ्स के मिलेंगे। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? आइए फटाफट तेजी में स्टार्ट करते हैं। और आगे के जो क्वेश्चन है उनके अंदर चॉइस है, जो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड भी करूंगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए एक बार यहाँ तक इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन तो भाई आप देख ही पा रहे हैं, राइट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। हमें ए बी सी डी ई करके कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और जोन जोन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके हिसाब से फिर हमें ऑप्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन मैंने प्रेजेंट नहीं करे हुए, मैं जस्ट आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया ये ऑप्शन मतलब ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके हिसाब से एग्जाम में आप अपना ऑप्शन देख लेना कि जो जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसका ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है। बट सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेस घेर रहा है, मैं क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे कॉपी कर देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, ओके। सो गाइस सभी के सभी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपने ऐसा क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है, लेकिन सीबीएसई ने दिया है, मतलब एनटीए ने दिया है, तो करना तो पड़ेगा भाई, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना, करना तो पड़ेगा आपको। तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कहता है कि अगर x इज टू वाई का वैल्यू ये है और y इज टू जेड का वैल्यू ये है, तो ये आपने डेफिनेटली जनरल टेस्ट में सीखा होगा, ठीक है ना, क्वांट सेक्शन में सीखा होगा। अगर आपको x इज टू वाई दिया हुआ है और इसके साथ में z दिया हुआ है, तो x इज टू वाई आपको यहाँ पे ऐसे 3:4 दिया हुआ है, और y इज टू जेड आपको 6:13 दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं होता मेरे भाई, करना कुछ नहीं होता है, ब्लैंक स्पेस को फिल करना होता है। 4 यहाँ पे आके फिल हो जाएगा और 6 यहाँ पे आके फिल हो जाएगा, ठीक है ना, 6 यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। अब आप इनको यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, बल्कि मल्टीप्लाई करने से बेटर आपको यहाँ पे x और z बताना है, तो x को मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर लो 13 और 4 को, तो 13 4 आपका कितना हो जाएगा भाई, टोटल मिलाकर के 52 हो जाएगा, ठीक है भाई। 13 और मतलब 18 और 52 हो जाएगा, ऐसे करके 18 और 52 इनको थोड़ा कट कर दो, ठीक है, 2 के टेबल पे कट कर लो, तो 2 9 आएगा और 2 26 जाएगा, ठीक है भाई। 2 9 और 2 26 जरा चेक करो, यही लिखा हुआ है क्या?
बिल्कुल देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला x और z कितना है, 9 और 26 है, वही हमारा आंसर बना 9 और 26। तो ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट लिखी है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट लिखा हुआ है। ये वाला मेथड ध्यान रखना, जहां पर ब्लैंक स्पेस होता है वहां पर आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कॉपी हो गया, 4 यहाँ पे कॉपी हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, तो ये ए वाला बिल्कुल सही है। बी में कहते हैं a अपॉन बी अगर 3/2 है, ठीक है ना, a अपॉन बी का वैल्यू अगर a बाय बी का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है, यानी कि उन्होंने कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करा, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे 1 आएगा, तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी जो है 5/1 है। या फिर अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी की टोटल वैल्यू 1/5 है, ठीक है ना भाई, रेसिप्रोकल ही तो है ये वाला वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो आपको इन्हें ऐड करना है, 5 में एडिंग करना है 1/5, ठीक है ना, एलसीएम इसका 5 रहेगा, ये बनेगा आपका 25, 25 प्लस 1 यानी कि 26 अपॉन में 5, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5/26 उल्टा लिखा हुआ है, राइट, स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, x की वैल्यू y से छोटी है, y की वैल्यू x से छोटी है, x और z में कंपेयर करना है, तो भाई x और z में कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू z से छोटा है, ठीक है, x का वैल्यू z से छोटा है, यहाँ पे ग्रेटर लगा हुआ है, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है भाई, ये वाला भी गलत है। डी वाले में कहते हैं अगर x y से स्मॉलर है और z स्मॉलर 0 है, ये तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया ना, आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, z स्मॉलर 0 है, यानी कि z नेगेटिव है, z नेगेटिव है, और यहाँ पे आपने z का मल्टीप्लाई करा है, z नेगेटिव है, तो इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यस और नो, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का डिवाइड करते हैं इन इक्वलिटी चेंज होता है, तो वही इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि भाई अगर z मल्टीप्लाई करा तो ये वाला इन इक्वलिटी यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में सही है। तो 4 में से एक ए सही है, एक डी सही है, ठीक है। अब ये तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक है, ये तो आपको आता ही है ना, 9 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे, तो भाई 103 है, ठीक है, 103 को 9 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे 4 आएगा। 146 है, ठीक है, 146 है, 146 को डिवाइड बाय 9 करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे, तो भैया रिमाइंडर वैल्यू 2 आएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिंग साइन है तो ऐड करके 6 आएगा, तो बिल्कुल 6 रिमाइंडर लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है, ई स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। एग्जाम में जहां पर ऑप्शन में लिखा होगा ए डी और ई करेक्ट, उस पे आप टिक कर देना, बाकी के 2 गलत हैं, बी और सी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ चुका है, ए डी और ई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो भाई 17 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना, x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं, आपको बताना है लीस्ट वैल्यू क्या होगा, और आपको पता चल गया जो वहां पे एक्स वाई और रूट एक्स वाई है, ये तभी आ सकता है जब आप इसके अंदर ए एम और जी एम का कंसेप्ट अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो ए एम क्या है, ठीक है, एग्जाम में लिखना मत, एग्जाम में अपने माइंड में सोचना, यार ए एम तो एक्स प्लस में वाई बाय 2 होता है, और साथ में जी एम का वैल्यू रूट में एक्स इंटू वाई होता है। फिर प्रॉपर्टी याद करना, भाई ए एम जो है ये ग्रेटर होता है जी एम से, ठीक है ना, ए एम जो है ये ग्रेटर होता है जी एम से, और अगर ए एम ग्रेटर जी एम से होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे x एडिशन में y बाय 2 की वैल्यू ग्रेटर होती है रूट ऑफ एक्स वाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को ऊपर उसको नीचे, तो x प्लस में y का वैल्यू जो है इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे रूट एक्स वाई से तो ग्रेटर हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या, ये एक वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द एक वैल्यू, तो ये जो वैल्यू v है ये ग्रेटर 2 है, ठीक है, जो वैल्यू है ये ग्रेटर 2 है, यानी कि 2 है या 2 से बड़ी है, ठीक है, 2 है या 2 से बड़ी है, 2 है या 2 से बड़ी है, 2 है या 2 से बड़ी है, यानी कि जो 2 हमने यहाँ पे डिटरमाइन करा है वो इसका लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, जो हमने 2 डिटरमाइन करा है वो इसका लीस्ट वैल्यू है, और यहाँ पे इक्वल 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 चिपका दो, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू इस क्वेश्चन की कितनी बनेगी मेरे दोस्तों, 2 बनेगी, ठीक है, 2 बनेगी। एग्जाम में जहां पर 2 लिखा होगा उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूं पूरा क्वेश्चन, देखो भाई ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देंगे, ओके भाई, बात समझ गए। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आप रीड कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको बताने हैं
कितने ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर बनाए जा सकते हैं? इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वाले, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वाले कितने इवन इंटीजर बनाए जा सकते हैं? अगर दोनों के दोनों नंबर 7 से बड़े हों तो 7 से बड़ा नंबर तो यार 8 होता है ना, 8 इवन इंटीजर होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो भैया 7 से बड़ा, ठीक है, 7 से बड़ा 8 होता है, ठीक है, 7 से बड़ा 8 होता है। 8 के बाद में एक 10 आएगा, 10 से अगला 12 आएगा, 12 से अगला 14 आएगा, ठीक है भाई, यही सब आएंगे, यस और नो। ये वाला फर्स्ट पेयर है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पेयर है। फर्स्ट पेयर के साथ में सेकंड वाला बनाना है, तो अगर पहला 8 है तो इसके साथ में अगला इवन इंटीजर कौन सा है? तो अगला इवन इंटीजर इसके साथ में 10 है। इसके साथ में अगला इंटीजर कौन सा है? तो 12 है। इसके साथ में कौन सा है? तो इसके साथ में 14 है। इसके साथ में कौन सा है? तो इसके साथ में 16 है। तो हमने यहाँ पे हमारे पेयर बना लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर पेयर बना लिए भाई, 8 10 है, 10 12 है, 12 14 है, 14 16 है, ऐसे करके पेयर बना लिए। अब कहते हैं कि सम जो है ना वो 25 से छोटा होना चाहिए, एडिशन करना है, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 25 से छोटा होना चाहिए। तो इस फर्स्ट वाले पेयर को ऐड करोगे तो 18 आएगा, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 10 और 12 लोगे तो भाई 22 आएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल बन जाएगा 26, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 30, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे आपको जाना नहीं है। तो कितने पेयर बने? ऐसे 2 पेयर बने, ठीक है भाई, कितने पेयर बने? ऐसे 2 पेयर बने। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 पेयर, ठीक है भाई, कितने पेयर हैं? ऐसे 2 पेयर हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाउ मेनी पेयर? ओनली 2 पेयर। देखो आप इसको ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, 2 पेयर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। भाई 19 क्वेश्चन तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, 486 है और साथ में 729 है। इन दोनों को 12 के टेबल पे डिवाइड करके बताना है, रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा। काफी आसान है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन काफी आसान है। 486 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 18 है 19 है यार, क्वेश्चन नंबर 18 है 19 है, 19 होगा ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, ठीक है, 486 है। 486 को 12 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वैल्यू 6 आएगी, और फिर इसके बाद में 729 है। 729 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू 9 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 15 आएगा। 15 कैन नॉट बी द आंसर मेरे दोस्तों, रिमाइंडर वैल्यू 12 से छोटा होना चाहिए। तो 15 को दोबारा डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 होगा, ठीक है, 12 1 जा 12 होगा, यानी कि 12 माइनस होगा, तो 3 क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 3 आंसर आएगा, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 20 रेसिस और गेम का क्वेश्चन है, और देखते ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते ही सोल्व होने वाला है। 3 प्लेयर हैं ए बी और सी, ठीक है ना, 3 प्लेयर हैं ए बी सी। ए ने बी को बोला 100 पॉइंट में से तू मेरे से 20 पॉइंट कम बना। ए ने बी को बोला 100 पॉइंट में से तू मेरे से 20 पॉइंट कम बना, यानी कि मेरे दोस्तों ए अगर 100 पॉइंट बनाता है तो बी सिर्फ 80 पॉइंट बनाएगा, ठीक है ना, 20 पॉइंट कम बनाएगा, तो 100 और 80 पॉइंट बनाएगा। दोनों को काट पीट करेंगे, 0 0 कट करेंगे, 10 और 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 0 तो कट कर ही सकते हैं अपन, तो यहाँ पे 10 और 8 आ जाएगा, इस तरीके से करके। अब बी ने सी को बोला कि बी और सी के बीच में फाइट हो रही है, बी ने सी को बोला कि तो मेरे से 10 पॉइंट कम बना, तू मेरे से 10 पॉइंट कम बना, यानी कि अगर बी 10 पॉइंट बनाएगा तो सी 10 पॉइंट कम बनाएगा, ठीक है, सी 100 पॉइंट में से 10 पॉइंट कम बनाएगा, यानी कि 90 पॉइंट बनाएगा। रेशो लोगे, 0 0 कट कर दो, जैसे ऊपर 0 0 कट करा यहाँ पे भी 0 0 कट कर दो, तो आंसर बनेगा आपका 10 और 9, ठीक है भाई। आंसर कितना आएगा आपका? 10 और 9। ये तो वही रेशो वाला क्वेश्चन आ गया, यस और नो, दिस इज द रेशो वाला क्वेश्चन। बट आई अंडरस्टैंड आपको कहानी समझ नहीं आई, तो बात को दोबारा समझो। भाई ए ने बोला बी को कि ए मैं 100 पॉइंट बनाऊंगा तो तू मेरे से 20 कम बना, 80 पॉइंट बना। मैंने 0 0 कट करके लिख दिया, 10 और 8 है। फिर बी अगर पूरे के पूरे 100 पॉइंट बनाएगा तो बी ने सी को बोला 10 पॉइंट कम, 90 पॉइंट बना, 0 0 कट करके 10 और 9 लिख दिया, सिर्फ इतना करा, ठीक है ना। ये वाली फ्रैक्शन जो यहाँ पे आनी थी, इनमें 0 0 कट करके हमने वहां पे नोट करा है। अब हमने आपको रेशो वाले क्वेश्चन में क्या कहा था? फिलिंग द ब्लैंक्स कर दो, 10 8 को यहाँ पे कॉपी कर दो, 10 को यहाँ पे कॉपी कर दो,
10 और 10 100 हो जाएगा, 9 और 8 72 हो जाएगा। यानी कि ए अगर 70 मतलब 100 पॉइंट बनाता है तो सी 72 पॉइंट बनाता है। तो ए ने सी को कितने पॉइंट का गैप दिया हुआ है? ए ने सी को 28 पॉइंट्स का गैप दिया हुआ है। ठीक है भाई, 28 पॉइंट्स का गैप दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। 28 पॉइंट्स का गैप किसके पास है? सी के पास है। ठीक है, ए ने सी को बोला कि बेटा तू मेरे से 28 पॉइंट कम बना। ये देख लो भाई, ऑप्शन आपके सामने है, 28 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 28 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। 21 क्वेश्चन देखिए भाई, 21 क्वेश्चन में आपको पूरा डेटा बढ़िया से लिख के दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, 21 क्वेश्चन में लास्ट में देखिए कहता है एवरेज स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? तो डू यू नो द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड? हम जब आपको सीबीएसई की तैयारी करवा रहे थे तो मैंने आपको उसमें बताया था, थ्योरी वाली वीडियो में बताया था एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट? बोट एंड स्ट्रीम के हिसाब से जो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड को मल्टीप्लाई करो अपस्ट्रीम स्पीड से, डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। डाउनस्ट्रीम स्पीड में x प्लस वाई करते हैं और अपस्ट्रीम स्पीड में x माइनस वाई करते हैं, दोनों को वैल्यू x से डिवाइड करते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला गिवन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनमें से कौन सी वैल्यू यहां पर नहीं प्रेजेंट है? ठीक है, नोट प्रेजेंट, एब्सेंट है, वो बताना है आपको। तो बोट का स्पीड, भाई बोट का स्पीड तो x है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y का वैल्यू तो है यहाँ पे, दोनों तरफ y का वैल्यू है। सी ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। हालांकि डी में कहते हैं बोथ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो दोनों हैं भाई, x और y तो दोनों हैं ही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला वैल्यू डिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब इसमें प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 21 का आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो गाइस 22 क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया है भैया, मैचअप का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इसके अंदर मैच करके बताना है कौन सा मैचअप सही बनेगा। तो पहला कहते हैं अगर ए ट्रांसपोज ए है, देखते ही खत्म हो गया, ए ट्रांसपोज ए है तो जो ए बनेगा सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, ये वाला ए जो है यहाँ पे सिमेट्रिक पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला। तो इसका आंसर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा भैया, जो ए है वो किससे मैच होगा? तो वो थर्ड वाले से मैच होगा। ठीक है, जो ए है मेरे दोस्तों वो किससे मैच होगा? तो सिमेट्रिक थर्ड के साथ जाके मैच होगा। इसके बाद में इसको भी देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए है। ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सी वाला वैल्यू इधर आएगा। ठीक है, सी वाला वैल्यू इधर आएगा। तो भाई जो सी वाला वैल्यू है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, सी का आंसर सेकंड है। यहाँ पे बचा है बी क्या है और डी क्या है। ठीक है, बी क्या है और डी क्या है, ध्यान से बातों को समझना। बी कहता है ए आई जे जीरो है। ठीक है, ये कहते हैं ए आई जे जीरो है जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होता है, और ए आई आई वन है जहां पे आई और जे बराबर होता है। तो आई और जे जो प्रिंसिपल डायगोनल पे वैल्यू होता है ना, देखो हमारा एलिमेंट होता है ए वन वन ए वन टू, यहाँ पे ए टू वन और ए टू टू। अगर थ्री और थ्री लें तो भी ए वन वन होता है, ए वन टू होता है, ए वन थ्री होता है, ए टू वन होता है, ए टू टू होता है, ए टू थ्री होता है, फिर ए थ्री वन होता है, ए थ्री टू होता है और ए थ्री थ्री होता है। ठीक है, यही बनते हैं ना। तो जहाँ पे आई और जे बराबर हैं, आई और जे तो यहाँ पे बराबर हैं वन और वन, टू और टू, या फिर यहाँ पे बराबर हैं वन 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 टू टू टू, है ना, वन वन टू टू थ्री थ्री, ऐसे करके ये बराबर है। तो ये वाले एलिमेंट क्या है? वन है। इधर वन इधर वन इधर वन इधर वन इधर वन, हर जगह पे वन 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 है। बाकी अलावा इसके अलावा छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हैं। तो भाई ऐसे वाला तो आइडेंटिटी होता है ना, वन जीरो जीरो और वन, ये तो आइडेंटिटी है। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये तो आइडेंटिटी है। तो जो बी वाले का आंसर है वो आइडेंटिटी है, तो जो बी है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इधर आएगा, फोर वाले के पास जाएगा। तो बी का जो आंसर है ये फोर वाला है। ठीक है ना, बी का जो आंसर है फोर वाला है। हमने तीन कर लिए, चौथा बचा हुआ है, तो डी ऑटोमेटिक कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले पे। इस पे अपन टिक कर देंगे। फिर भी अगर आपको समझना है तो कहते हैं ए आई जे, ठीक है, ए आई जे का वैल्यू जीरो है, ए आई आई का वैल्यू सी है, यानी कि वन वन ना होकर के यहाँ पे सी है। ठीक है, वन वन ना होकर के यहाँ पे सी है, तो भैया प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू सेम है, तो सेम है यानी कि स्केलर है।
ठीक है ना भाई, सेम है यानी कि स्केलर है। अगर सेम ना होता तो डायगोनल होता, लेकिन सेम है तो स्केलर है, तो ये डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। यानी कि जो डी का आंसर है वो कौन सा होगा मेरे भाई, फर्स्ट होगा। तो आपको एग्जाम में देखना है कि ये वाला कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है उस पर टिक करना है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये कहाँ पे होगा उस पर आप टिक कर देना, ठीक है भाई, ओके। देखो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर बी में है, ओके भाई, ठीक है। सो गाइस 23 नंबर क्वेश्चन, 24, 25 मैंने एक साथ प्रेजेंट कर दिए हैं भाई, क्या करें, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो दिक्कत आती है बार बार यार, बार बार आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कराओ फिर सामने देख के रीड करो, तो मैंने यहीं पे रीड कर दिया, ठीक है। कोशिश करेंगे यार, बहुत जल्द कोशिश करेंगे स्मार्ट बोर्ड आ जाए, सो पढ़ाना हमारे लिए भी आसान हो जाए, है ना। ये वाला वीडियो का ड्यूरेशन जो आप देख रहे हैं ना भाई, मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा समय लगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा समय लगा, क्योंकि मेरे को पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके सेट करने पड़ते हैं, फिर वापस आके रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर इरेज करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन नोट करना पड़ता है। मेहनत बहुत लगती है मेरे भाई, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, मेहनत का फल दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा फॉल्स है ना, कौन सा चीज फॉल्स है ये आपको बताना है। तो भाई ए और बी स्क्वायर है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के केस में जब भी प्लस होता है तो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक लिखा हुआ है ये सही है। यहाँ पे माइनस है और ट्रांसपोज है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कहता है कि भाई ए बी का होल ट्रांसपोज पोजीशन चेंज कर लेगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होगा, इस प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे लेके आएंगे इसको तो ये बनेगा भैया ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल टू में जीरो, इधर आएगा तो जीरो होएगा, तो ये वाला वैल्यू सही है, ठीक है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो भी डेफिनेटली ये वाला गलत है, ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। आप कहेंगे सर आपने हमें एक्सप्लेन नहीं करा ऑप्शन सी में लिखा क्या है, भाई मुझे खुद नहीं समझ आया क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो आइडेंटिटी तो नहीं आएगा, मैंने बता दिया जीरो आएगा, इसको ऐसे ही समझना है आपको, ठीक है भाई, जीरो आएगा। इसके बाद में कहते हैं 24 क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट फंक्शन अगर ये है, दिस इज द, अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बराबर है तो कौन से एक्स की वैल्यू पे बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्जिनल कॉस्ट होगा इसका डेरिवेटिव, तो 27 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 15x का डेरिवेटिव 15 आ गया, 3x का 2 का डेरिवेटिव 6 इंटू एक्स आ गया इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इन सबको हमें वैल्यू एक्स से डिवाइड करना है, तो 27 को x से डिवाइड कर दिया, 15x को हमने x से डिवाइड कर दिया और 3x स्क्वायर को भी हमने x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपके पास आंसर 15 आएगा, एडिशन में 6 इंटू एक्स होएगा इक्वल टू में 27/x आएगा, यहाँ पे प्लस में 15 है और प्लस में 3 इंटू एक्स है, प्लस का 15 कैंसिल हो गया, ये इधर आके माइनस होगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 27/x है, 3 इसको कैंसिल करके 9 बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2 का वैल्यू 9 है यानी x का वैल्यू 3 है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है। आउटपुट x यहाँ पर आउटपुट होता है तो आउटपुट प्रोडक्शन का कभी नेगेटिव नहीं होता, 3 आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में बताना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, तो भाई इसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जो न्यूमरेटर है मोड की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर वैल्यू मोड की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डिनोमिनेटर से आपका आंसर पता चलेगा, ये फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो का मतलब फ्रैक्शन पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, फ्रैक्शन को पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है भाई, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, टोटल फ्रैक्शन पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर ये है, ठीक है ना, x माइनस 3 ग्रेटर 0 होगा यानी x ग्रेटर 3 होगा, तीन या सॉरी 3 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू ओपन इंटरवल में ऑप्शन नंबर बी बनेगी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, फटाफट आप एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। अगेन गाइस हमने 26, 27, 28, 29 क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिए हैं, आप कहेंगे सर 29 कहाँ पे नोट करा, ये वाला मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। तो 26 में आपको डेरिवेटिव करना है, वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो भैया जो रूट एक्स का डेरिवेटिव है, राइट,
जो रूट एक्स का डेरिवेटिव है ये 1/2 रूट एक्स होगा, है ना, 1/2 रूट एक्स होगा। रूट वाई का डेरिवेटिव भी 1/2 रूट वाई होगा, ठीक है, और इसके साथ में वाई डैश आएगा और 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू को वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो वाई डैश के डिनोमिनेटर में 2 के साथ में रूट वाई का टोटल वैल्यू माइनस में 1/2 के साथ में रूट वाई हो गया, सॉरी रूट वाई नहीं रूट एक्स हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया रूट एक्स हो गया, ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया। 2 और 2 को कैंसिल करा तो पता चला भाई वाई डैश का आंसर जो है माइनस में रूट वाई के डिनोमिनेटर में रूट एक्स है, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू है किसका, वाई डैश का, ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई डैश जो है वो ये है, ठीक है। लेकिन कहते हैं डबल डेरिवेटिव बताइए, तो डबल डेरिवेटिव वाई डबल डैश इक्वल टू में वाई डबल डैश, ये वाला माइनस रूट वाई है तो माइनस रूट वाई का डेरिवेटिव माइनस के साथ में 1/2 रूट वाई होगा, ठीक है ना, क्या होगा माइनस के साथ में 1/2 रूट वाई होगा, और रूट वाई का डेरिवेटिव किया है तो यहाँ पे वाई डैश भी आएगा। इसके साथ में मेरे दोस्तों रूट एक्स सेम रहेगा, ठीक है, इसके साथ में रूट एक्स सेम रहेगा। फिर इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने के बाद में ऊपर वाला सेम रहेगा तो माइनस में रूट वाई सेम रहेगा, साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बनेगा, और इन सबको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, ठीक है भाई। ये बनेगा आपके पास वाई डबल डैश इक्वल टू, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस में रूट एक्स इंटू में वाई डैश, ठीक है, माइनस में रूट एक्स इंटू में वाई डैश, रूट एक्स और वाई डैश, और इसको आप डिवाइड कर देंगे सिंपल सा 2 रूट वाई से, ठीक है भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट वाई से, माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साथ में आपके पास आएगा भैया रूट वाई के डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स, ठीक है ना, रूट वाई के डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स, और आप इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एक्स से, ठीक है भाई। ये वाला आपका वाई डैश का आंसर है। आप कहेंगे सर आपने जो हमें समझाया हमें समझ नहीं आया, भाई ऐसे मत कहो यार, प्लीज मेरे दोस्त ऐसे मत कहो, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए मेरे भाई, डिवीजन रूल हमने अप्लाई करा है इसके अंदर, डबल डेरिवेटिव पता करना है, डिवीजन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव किया है मैंने, पहले इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस करा, इसको सेम मल्टीप्लाई करा, इसका डेरिवेटिव करा, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। यार ऐसे तो मत बोलो समझ नहीं आ रहा, कितनी गलत बात है ना, ऐसे बोल देना, आप खुद समझना चाहते नहीं हो, मुझे बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, वेरी वेरी बैड। अब ये जो आंसर आपके सामने है इस वाले आंसर में 1 और 1 पुट करना है आपको, ठीक है ना, क्या पुट करना है आपको 1 और 1 पुट करना है। तो अगर यहाँ पे 1 और 1 पुट करेंगे, 1 और 1, ये वाई डैश है यार, वाई डैश, ये वाला वाई डैश पे 1 पुट करो पहले, कितना आएगा, ठीक है, वाई डैश को भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो वाई डैश पे 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये वाई डैश पे 1 पुट करेंगे तो बनेगा माइनस का 1, ठीक है भाई, कितना बनेगा माइनस का 1, तो ये 1 है, ये माइनस का 1 है, कुल मिलाकर के 1 हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ पे माइनस का 1 है, नहीं रुको यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला माइनस है, हाँ सही तो कह रहा हूँ, ये वाला माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, -1 टोटल 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, रूट वाई का वैल्यू 1 होगा तो 1 आ गया, फिर इसमें एडिंग करेंगे रूट वाई, वाई में 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, रूट एक्स में 1 पुट करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स वैल्यू 1 है, 1/2 प्लस 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 कुल मिलाकर के 1 होता है, कितना होता है कुल मिलाकर के 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1 आंसर आ गया, ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 आंसर आ गया। यहाँ पर भी आपको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव करना है तो पहले मैंने पहला डेरिवेटिव करा, वाई डैश इक्वल टू 4 सेम रहेगा, साथ में e2x भी सेम रहेगा, चेन रूल के हिसाब से 2 बेस पे आएगा, 4 2 जा हो जाएगा 8, ठीक है भाई, 8 के साथ में e2x आएगा, ये है आपके पास वाई डैश, डबल डेरिवेटिव करेंगे वाई डबल डैश इक्वल टू में 8 सेम रहेगा, e2x सेम रहेगा, साथ में 2x का 2 आएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16, 16 के साथ में आएगा e2x, ठीक है भाई, 16 के साथ में कितना आएगा e2x आएगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन y टर्म्स में दे रखे हैं और y का वैल्यू जो है ये है 4 है, ठीक है, y के साथ में 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 को अलग कर दो, इसको ऐसे लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाय 4e2x, ठीक है भाई, कैसे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4e2x, 4 हमने अलग कर दिया, 4 अलग करा तो ये वाला वैल्यू जो है ये y है, तो आपका आंसर बना 4 इंटू वाई, ठीक है, 4 इंटू वाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटर इक्वल टू मतलब आपको एक तो ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, इन तीन को ऐड करके बताना है आंसर क्या होगा। मैं अगेन आपको कहता हूं कि भैया तीनों को ऐड मत करो, आप टोटल 1 में से माइनस कर दो ये रिमेनिंग वाला वैल्यू, तो आंसर होगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है भाई, आंसर कितना होगा 1 माइनस लैम्डा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने उठा लिया, 1 माइनस लैम्डा आंसर है,
बस लैम्डा पता कर लो। लैम्डा पता करने के लिए इन सभी को, ठीक है, इन सभी की सभी वैल्यू को हम ऐड करके इक्वल टू 1 करेंगे तो वो बनेगा 10 लैम्डा। ठीक है, 10 लैम्डा वैल्यू 1 है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू 1/10 है। 1/10 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस में 1/10 होगा, यानी कि आपका 9/10 होगा। 9/10 ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है भाई, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसका बी आंसर है, इसका डी आंसर है, इसका सी आंसर है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपको डायरेक्ट प्रेजेंट करूंगा, जो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है ना। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैंने हटा रखा है, लेकिन कोई नहीं, आपके स्क्रीन पर अभी तो प्रेजेंट हो ही रहा है। तो आपको क्वेश्चन बताना है, एक बंदे को कितनी बार कॉइन को टॉस करना चाहिए और कॉइन पे हेड आना चाहिए। बंदे को कॉइन को कितनी बार टॉस करना चाहिए कि हेड का प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% हो जाए। ठीक है, तो मोर देन 80% बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, एन आपको पता करना है। तो मोर देन 80%, ठीक है, मोर देन 80%, ग्रेटर 80 आएगा। ठीक है, 80% यानी कि 0.8 हो गया ना, 80% 0.8 हो गया, 80% 0.8। ठीक है, मोर देन 80%। और एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का आंसर है वो ग्रेटर देन 0.8 होना चाहिए। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0.8 होना चाहिए। इसके बाद में एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। भाई एटलीस्ट 1 का आंसर होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी नन, तो आप इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 माइनस में 0.2 होगा ग्रेटर, इसको वहां पे लेके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन 1 में 0, अबे क्या कर रहा हूँ, 0.8 है इधर, माइनस करेंगे तो 0.2 होगा, ग्रेटर साइन है। नन का मतलब है क्यू की पावर एन। ठीक है भाई, नन का मतलब क्या है, क्यू की पावर एन है। क्यू यहाँ पे फेलियर है, सक्सेस अगर हेड है तो फेलियर यहाँ पर टेल है। यस और नो? सक्सेस अगर हेड है तो फेलियर टेल है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। ठीक है भाई, कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 की टोटल पावर एन जो है, ठीक है, 1/2 की टोटल पावर एन जो है स्मॉलर होना चाहिए 2/10 से। ठीक है भाई, स्मॉलर होना चाहिए 2/10 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो बनेगा 1 की पावर n मल्टीप्लाई 10, स्मॉलर होना चाहिए 2 के साथ में 2 की पावर n के। ठीक है, यानी कि 2 की पावर n प्लस में 1 जो है, ठीक है, 2 की पावर n प्लस में 1 जो है ग्रेटर होना चाहिए 10 से। ठीक है भाई, 2 की पावर n प्लस में 1 जो है ग्रेटर होना चाहिए 10 से। तो मैं आपको ऑप्शन प्रेजेंट करता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा आंसर सेट हो रहा है। देखो, बड़े अजीब से ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, है ना। ए बी सी डी ई कितनी बार, ए बी सी डी ई कितनी बार किया जाए, तो ए बी सी डी ए के हिसाब से टोटल 5 वैल्यू तक जाना है। ठीक है ना, टोटल आपको 5 वैल्यू तक जाना है। तो आइए देख लेते हैं, अगर n की वैल्यू 5 तक लेके जाएंगे, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, टेबल बना के आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 5 है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये n की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द n वैल्यू। n को यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, n को यहाँ पे पुट करेंगे, 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 की पावर 2 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 बनेगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से मैंने नोट करी। जो ऑप्शन आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये n की वैल्यू है। n की इन सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करा। n को 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, 2 पुट करेंगे 2 + 1 3 होगा, 3 पुट करेंगे 3 + 1 4 होगा। सिमिलरली में 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 6 होगा। अब इन सभी का वैल्यू चेक करो होता कितना है ये। ठीक है, 2 की पावर 2 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 32 होगा और यहाँ पे 64 होगा। तो इनमें किस किस ऑप्शन में आंसर 10 से बड़ा है? तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं 2 3। ठीक है, अगर आप ऑप्शन की बात करें तो भैया ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 आंसर है। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5 कहाँ पे है? 3 4 5 है बी सी और ई में। ठीक है भाई, 3 4 5 कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है और ई ऑप्शन में है। ये बी सी ई वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी सी ई वाला ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, 3 4 और 5। ठीक है ना,
3, 4 और 5 पे आंसर 16, 32 और 64 है, तो 3, 4, 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 3, 4, 5 का मतलब है BCE इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, BCE। देखो भाई 30 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर में आपको 2018 का इंडेक्स नंबर बताना है 2012 को बेस मान के। और इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा आइटम दे रखी है। मिल्क दिया हुआ है, ऑयल दिया हुआ है, वेजिटेबल दिया हुआ है, राइस दिया हुआ है, तो एक से ज्यादा आइटम दिया हुआ है। एक से ज्यादा आइटम के अंदर आपका जो प्राइस इंडेक्स होता है P01 जो होता है, समेशन ऑफ P1 डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है ना। P1 का मतलब होता है करंट ईयर। ठीक है भाई, P1 का मतलब होता है करंट ईयर। इस क्वेश्चन के हिसाब से करंट ईयर का मतलब है जिसका आपको इंडेक्स नंबर बताना है। तो आपको 2018 का इंडेक्स नंबर बताना है, तो 2018 का जो डेटा है उसे आपको ऐड करना है। और जो P0 है वो आपका बेस ईयर होगा। ठीक है, वो आपका बेस ईयर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से बेस ईयर आपको 2012 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 2012 दिया हुआ है, तो 2012 के प्राइजेस का जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में आएगा, 2018 के प्राइजेस का टोटल न्यूमरेटर में आएगा। तो 2018 में आपको दिया हुआ है 45, 120, 40 और 210। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45 में एडिंग करा हमने, 120 में एडिंग करा हमने 40, ठीक है ना, 40 में एडिंग कर दिया 210। डिनोमिनेटर वैल्यू में आएगा 30 और 80, 30 और 80 110 हो गए। ठीक है, 30 और 80 110 हो गए। 110 के साथ में 125 है तो वो 125 हो गए। ये टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है भाई, 40 और 45 कर देंगे तो टोटल 85 हो जाएगा। 85 में एडिंग करेंगे ये वाले दोनों वैल्यू, 2 और 1 3, 2 और 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 330 के डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 33 और 8, भाई 33 और 8 कितने होते हैं, 41 होते हैं। 415 अपॉन में 235 इंटू में 100 करना है। ठीक है, 5 पे कट कर लो इसको, 5 8 जा हो जाएगा ये। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, इसको भी 5 से कट कर लो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। 83/47 इंटू 100 करना है, यानी कि आपको 8300 को, ठीक है ना, 8300 को आपको डिवाइड करना है 47 से। 1 पे ही जाएगा, पहले तो 47 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, 36 है, यहाँ पे 0 आ गया, 360 आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया, 360 आ गया। अब ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं उसमें से 5 157 है, 163 है, 167 है, 171 है, तो एक तो यहाँ पे आ गया। अब एक के बाद में जो ऑप्शन से हम देखेंगे तो 5 6 7 है। ठीक है, 5 6 7 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, नहीं 5 से तो छोटा पड़ेगा, 6 से भी छोटा पड़ेगा, 7 से ही जाएगा मेरे हिसाब से। 47 7 जा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, तो 7 पे ही जाएगा। ठीक है, 7 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 7 वाला एक ही ऑप्शन है, 171.2, तो इसका आंसर वही आएगा। ठीक है ना, 171 पॉइंट में 2 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, 171 पॉइंट में 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, ओके, बात समझ आ रही है आपको, वेरी वेरी गुड। इसके बाद भाई 31 क्वेश्चन, ठीक है ना, 31 क्वेश्चन जो है काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला 30 क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज द 30 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। आपको फिशर आइडल इंडेक्स बताना है। फिशर आइडल इंडेक्स बताने के लिए लास्प्रे और पास्चे इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो जो फिशर आइडल इंडेक्स है वो रूट होता है पास्चे का और लास्प्रे का, तो 120 और 150। ठीक है भाई, 120 और 150 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, जो भाई 120 है ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10 है, और जो 150 है ये कितना है, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 10 है। ये 10 और 10 को कॉमन कर लो, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, 10 के साथ में 12 को लिख देते हैं अपन, यहाँ पे कितना बनेगा, 4 इंटू 3 बनेगा। ठीक है ना, 4 इंटू 3, और 15 को लिख देते हैं 3 इंटू में 5। 4 से बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 इंटू में 2, इन दोनों का पेयर बनेगा, 3 बाहर आएगा, साथ में √5 रहेगा। 3 2 जा 6, 60 हो गया ये। ठीक है ना, 3 2 जा 6 10 जा 60, 60 के साथ में √5 का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 2.23। ठीक है ना, अभी कितना है, 2.23 है, तो 60 को 2.23 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, 6 2 जा 12 1 13। ठीक है ना, और लास्ट में यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 133.8, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है भाई, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, 133.8 जो दिया हुआ है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्या आपको कहानी समझ आ रही है? थैंक यू वेरी मच।
फिर देखो भाई 32 क्वेश्चन पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो 32 क्वेश्चन है ये पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, और पाइप सिस्टम का क्वेश्चन कहता है दो पाइप हैं ए और बी, 5 घंटे और 4 घंटे में टंकियों को फिल करेंगे। एक पाइप सी है, ये 20 घंटे में टंकी को खाली कर देगा, एम्प्टी द फुल टैंक खाली कर देगा। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन करें, तीनों पाइप को एक साथ ओपन करें, देन टाइम टेकन फॉर द टैंक टू बी फिल्ड, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा, कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए आपको। कंबाइन एफिशिएंसी यानी कि 1/a में एडिंग करेंगे, 1/b में माइनस कर देंगे 1/c, ठीक है भाई। a है 5, 4 और 20, तो 1/5 में एडिंग करेंगे, 1/4 में माइनस करेंगे 1/20, एलसीएम करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। 5 पे 20 आएगा, 4 पे 20 आएगा, 5 पे यहाँ पे 1 होगा, ठीक है भाई। 5 और 4 टोटल 9 हो गए, 5 और 4 9 में 1 माइनस करा तो 8 आ गया। 8/20 है, 8/20 को लिख देंगे हम 4/10 है, ठीक है भाई। कितना है? 4/10 है। 4/10 को भी आप लिख सकते हैं, ये 2/5 है, ठीक है। 2/5 है। आपको टाइम बताना है, व्हाट इज द टाइम, टाइम बताना है। तो टाइम होगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/2। 5/2 को आप लिख देंगे 2 के साथ में 1/2, ठीक है। 2 घंटे और आधा, और 2 घंटे, 2 घंटे आधा और, ठीक है ना, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है भाई। कितना आ गया? 2 घंटे 30 मिनट आ गया। ओके भाई, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? 2 घंटे और 30 मिनट और 2 hours 30 minutes को क्वेश्चन में देखो, आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2.5 करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने जो अभी सॉल्यूशन सॉल्व करा उसके अंदर 5/2 आया, 5/2 में आप डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो वही 2.5 ऑप्शन नंबर बी करके ऐसे है, ठीक है। और आप कहेंगे सर अचानक से कंप्यूटर पे कैसे आ गए? यार बड़ी दिक्कत हो रही थी व्हाइट बोर्ड पे ना, रिकॉर्ड करने में, क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वापस जाओ, आप वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ। तो धीरे धीरे करके देखते हैं अगर कंप्यूटर पे काम बन जाए हमारा, ठीक है। आइए धीरे धीरे करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए हैं भैया ये तो ईएमआई का क्वेश्चन है। लिखा भी हुआ है कैलकुलेट ईएमआई, है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज करके ईएमआई कैलकुलेट करना है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर है पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर में ईएमआई का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, पी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 1 प्लस में आई पावर एन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में आई पावर एन माइनस 1 से। वेरी वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत तो लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब P क्या है? P इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। P क्या है? अभिजीत परचेज मोटरसाइकिल फॉर इतना विद 50,000 डाउन पेमेंट, 50,000 की डाउन पेमेंट कर दी है। तो भाई 175 में से 50 माइनस कर देंगे। 17 में 5 ही तो माइनस करने हैं भैया, 17 में 5 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा, 12। तो 12 आएगा तो 125,000, 1,25,000 आ गया, मल्टीप्लाई आई यहाँ से ये वाला बनेगा 005 वाला, तो 0 पॉइंट में 0075, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर एन, तो 1 प्लस आई पावर एन पूरा का पूरा ये आएगा, ठीक है ना। 1 प्लस आई पावर एन पूरा ये आएगा, तो 1 पॉइंट में 4314 आ गया। डिनोमिनेटर में सेम यही वाली वैल्यू लिखेंगे, 1.4314 में 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो इसको हटा देंगे, तो 0.4314 आएगा, ठीक है। 0.4314 आप देख सकते हैं, 0.13 इसमें भी है, ठीक है, जीरो वाला इसमें भी है, जीरो वाला इसमें भी है। अब इनमें से और कौन सा करेक्ट है? तो आप देखो भाई, इनके में स्टार्टिंग हो रखी है 125 से, ठीक है ना, स्टार्टिंग हो रखी है 125 से, यानी कि 125 के साथ में जो ये दो जीरो, ये 3 जीरो हैं, इन 3 जीरो को यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है ना। 3 जीरो यानी कि 1000 है, 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.0075 से। जब 3 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई होंगी तो डेसिमल पॉइंट भी 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो जीरो से हट करके 7 पे आएगा, तो 7.5 बनेगा। ये कितना बनेगा? 7.5 बनेगा। तो अब आप आंसर देखो कहाँ पर 125 है, 120 के 5 के साथ में 7.5 है, बाकी सब तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो 125 ये रहा, 0.75 नहीं चाहिए अपने को, 0.75 नहीं चाहिए हमें, 7.5 चाहिए, ठीक है ना, 7.5। तो 7.5 तो भैया यहाँ पे है ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 125 के साथ में 725, 7.5 आएगा, फिर 1 पॉइंट में 4314 आएगा, डिनोमिनेटर 1 को हटाएंगे तो 0.4314 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैंडिडेट का जो ये वाला आंसर है ये गलत है, ठीक है। भाई ने, जिस भी भाई का पेपर है उसने ये गलत किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े।
देखो 34 क्वेश्चन देखते ही खत्म होने वाला क्वेश्चन है, देखते ही खत्म होने वाला क्वेश्चन, परपेचुटी का क्वेश्चन है। तो एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली, क्वार्टर का केस है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, है ना, क्वार्टर का केस है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑफ 4500 पेबल एट द एंड का केस है। तो एट द एंड का केस है तो 4500 को, है ना, आर पेमेंट हो रही है, 4500 पेमेंट हो रही है, तो आर को आई से डिवाइड करेंगे, 4500 को डिवाइड कर देंगे। जो 6% है वो तो रहेगा ही रहेगा, 6% को डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करने से बेटर है आप यहाँ पे इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दो। भाई 4 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 4500 को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये आपके पास बन जाएगा 18,000, ठीक है ना। अब जब आप 18,000 को डिवाइड करोगे 6% से, यानी कि 0.06 से, 6 18 को काटेगा 3 बनाएगा, 2 जीरो और आएगी, 3 लाख आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है भाई। 3 लाख रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1000% आपको ये क्वेश्चन है, एग्जाम में स्किप नहीं करना, 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। इसके बाद अगर 30 कौन सा आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 34 नंबर की बात करें, ठीक है ना। अगर हम 34 नंबर की बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए पॉपुलेशन कंसिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन में सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन हैं, पूरा लार्ज वाला पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यू हैं। तो 4 वैल्यू कौन कौन सी है, 1 3 5 और 7 है। आपको इसका वेरिएंस बताना है। देखो हम जब सैंपल का यूज करके पॉपुलेशन की वैल्यू तक आते हैं तो n-1 का यूज करते हैं। अभी के टाइम पर क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ 4 ही वैल्यू है तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता करना है, एस्टीमेट वाला आंसर नहीं बताना। एग्जैक्ट आंसर के लिए हमेशा n यूज होता है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है समेशन ऑफ x माइनस में x बार का होल स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे कैपिटल N से, ठीक है। कैपिटल N होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। वेरिएंस बताना है तो सिंपल ऐसे रहेगा। अगर आप यहाँ पे मीन फाइंड कर लोगे, x बार की वैल्यू फाइंड करोगे तो 4 आएगा, ठीक है भाई। कितना आएगा, 4 आएगा। x बार का वैल्यू 4 है। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। अगर मैं 1 में 4 माइनस करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, सिमिलर 3 और 4 माइनस करके स्क्वायर करेंगे, 5 माइनस 4 करके स्क्वायर करेंगे और 7 माइनस 4 करके स्क्वायर करेंगे। सबको डिवाइड कर देंगे n यानी 4 से, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर रहे हैं, एस्टीमेट वैल्यू पता नहीं कर रहे, तो वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है ना। इनको डिवाइड करना है 4 से, 9 + 1 10, 10 10 20, 20/4 करेंगे, 5 आंसर। 5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है भाई। एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 5 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद हम 36 से बढ़े। नहीं 36 है, कौन सा यार, ये नंबर भुलवा देते हो आप मेरे से यार, नंबर मत भुलाओ। 30, हाँ 36 ही तो है यार, कमाल कर रहे हो, 36 नंबर ही तो है। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मूविंग एवरेज मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। मूविंग एवरेज मेथड, 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड कहता है 3 का पेयर 3 से डिवाइड, 3 का पेयर 3 से डिवाइड। तो पहला 3 पेयर इनका बनेगा, है ना, इन 3 का पेयर बनेगा, इनको हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये y का वैल्यू आएगा। 2 + 3 करेंगे 5 है, 5 में 7 प्लस करेंगे 12 है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 है, यानी y का वैल्यू 4 है। आप यहाँ पे देखिए सभी के सभी ऑप्शन में y का वैल्यू 4 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो बस ये वाला हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है भाई। वेरी 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 सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू भी पता करना चाहते हैं ना, x का वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो अगर आप इन लास्ट वाली 3 वैल्यू का मूविंग एवरेज करोगे, ठीक है ना, इन लास्ट की 3 मूविंग एवरेज करोगे तो वो 8 के इक्वल आएगा। तो 7 + x + 12, 7 और 12 को ऐड करेंगे 19, 19 में ऐड करेंगे x, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, टोटल वैल्यू बनेगा 8। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 19 को माइनस करेंगे, x की वैल्यू रहेगी, यानी x की वैल्यू बन जाएगी सिंपल सी 5। तो वही है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है ना। समझ पा रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फिर 37 की बात करें तो एलपीपी का क्वेश्चन है ये तो, है ना। 37 क्वेश्चन इज द एलपीपी क्वेश्चन, और आपको एलपीपी के इसके अंदर स्टेप बताने हैं कि एलपीपी का क्वेश्चन किन स्टेप को फॉलो करते हुए सोल्व होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मुलेट करी जाती है एलपीपी को मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर कोऑर्डिनेट डिटरमाइन किए जाते हैं कॉर्नर पॉइंट के, फिर ऑल इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ पे बनाते हैं, फिर शेडिंग करते हैं कॉर्नर पॉइंट लाने के लिए, और ऑब्टेन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके। भाई इनमें से देखो सबसे पहले तो ये होता है,
ठीक है, सबसे पहले ए होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, एलपीपी को मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले तो ए आएगा, ठीक है, ये वाला ए का पोजीशन नंबर 1 रहेगा, सबसे पहले ए होएगा। ए के बाद में जो आपके पास इनइक्वालिटी आएंगी उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ए के बाद में सी होएगा। ठीक है भाई, ए के बाद में सी होएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा ऑप्शन चेक करो, कहीं पे ए के बाद सी है, ठीक है, कहीं पे ए के बाद सी है, तो भाई यहाँ पे तो बी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत है। इसमें ए के बाद सी है और इसमें भी ए के बाद सी है। उसमें ए सी के बाद में डी है और नीचे ए सी के बाद में ई है। तो आइए देख लेते हैं ए सी के बाद में डी आएगा क्या आएगा। ठीक है, हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद क्या करते हैं, शेड द फिजिबल रीजन टू गेट द कॉर्नर पॉइंट, डी वाला करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूजिंग द कॉर्नर पॉइंट। ये वाला स्टेप तो सबसे लास्ट में आता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू का कंसेप्ट तो लास्ट में आता है, लास्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट 5th नंबर पे आएगा, दिस इज द 5th नंबर पॉइंट। अगर ये 5th नंबर पॉइंट है तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, आप इस पे टिक कर दोगे, ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला 3rd पॉइंट बनेगा भाई, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद में कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे, और कॉर्नर पॉइंट जब आ जाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल मक्खन लेवल क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है। कहते हैं भैया मशीन जो है 36,000 का है, 15 साल बाद में इसको रिटायर कर दिया जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन 2000 है, तो स्क्रैप वैल्यू बताइए क्या है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन अगर 2000 है तो मेरे दोस्तों आपने 2000 का डेप्रिसिएशन 15 सालों तक अप्लाई करा, 2000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने 15 सालों तक अप्लाई करा, तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 30,000 लगा दिया। ठीक है, अभी कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 30,000 लगा दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 30,000 है। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, 30,000 है। टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो कि रहेगा 30,000। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट है 36,000, तो 36,000 में से माइनस कर देंगे ये वाला 30,000, और इक्वल टू में इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे तो इक्वल टू में एस आएगा, यानी कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो 6,000 है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 6,000 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उस बच्चे ने एकदम सही आंसर करा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कहते हैं कौन से रेट से, ठीक है, एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू पर परपेचुइटी जिसके अंदर 500 पे किए जा रहे थे, हर 6 महीने के अंत पे वो 20,000 बन जाएंगे। तो भैया आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है, आपको आर का पता करना है। ठीक है, आर वैल्यू पता करनी है आपको, और आप यहाँ पे लिखोगे पी की वैल्यू होती है आर अपॉन में आई, तो आर अपॉन में आई जो है वो 20,000 रुपीज है। यानी कि अगर हमें आई का वैल्यू पता करना है तो ये बन जाएगा आर अपॉन में 20,000। ठीक है, आई और 20 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आई वैल्यू होगा आर अपॉन में 2, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आई होगा, तो ये होगा आर अपॉन में 2, तो आर अपॉन में 2, ठीक है, मतलब आई अपॉन, हाँ ये स्मॉल आर अपॉन में 2, कैपिटल आर कितना पेमेंट किया जा रहा है, 500 पेमेंट किया जा रहा है, 500 को डिवाइड कर देंगे 20,000 रुपीज से। ठीक है, 2 इसको कट करेगा 10,000 कर देगा। ठीक है, 10,000 कर देगा, ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो आर का आंसर बना है 5/100। भाई आर तो परसेंटेज है, आर का तो अभी आंसर फ्रैक्शन में है, आपको परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 100 करके आएगा। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो 100 कैंसिल, 5% आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। बिल्कुल लड्डू लेवल, बिल्कुल आसान लेवल, 5% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, इस भाई का बिल्कुल सही है, 5% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कहते हैं मैच द फॉलोइंग। भैया ईएमआई का मतलब क्या है, तो ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ए जो है 4 के पास जाएगा, तो हर ऑप्शन में ए 4 के पास ही गया हुआ है। ठीक है, हर ऑप्शन में ए वैल्यू 4 के पास ही गई हुई है। इन केस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड में क्या होता है, तो भाई बॉन्ड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है यील्ड टू मैच्योरिटी और बॉन्ड प्राइस में। ठीक है, तो बी जाएगा फर्स्ट के पास। ठीक है, बी जाएगा फर्स्ट के पास, ये वाले दोनों वैल्यू और ये वाले दोनों वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। कहते हैं बुक वैल्यू का मतलब क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। भाई अंत वाली वैल्यू क्या होती है, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू को डेप्रिसिएशन से माइनस कर दो।
ठीक है, तो जो सी वाला है वो 2 के पास जाएगा, तो सी वाला 2 के पास जाएगा, तो ये वाला आंसर होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस भाई का भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और अगर हम देखें भाई, तो यहाँ तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। टोटल 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, 15 स्टार्टिंग वाले कर लिए, उसके बाद में 35 अलग से और कर लिए। तो मेरे भाई जो अब आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, नहीं सॉरी, 15 पहले करे हैं और 25 बाद में करे हैं, 15 25 40 हो गए हैं। अब आगे के 10 क्वेश्चन अलग बचे हैं। तो जो आगे के 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी कि 41 से लेकर के, ठीक है, 41 से लेकर के 50 के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये दोनों की दोनों केस स्टडी है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों केस स्टडी हैं। तो अगर यही ऐसा पेपर आपके एग्जाम में बना, तो मेरे भाई केस स्टडी क्वेश्चन को स्किप कर देना। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उनमें से कोई क्वेश्चन मुश्किल तो था नहीं, सारे आसान क्वेश्चन थे। यस और नो? आपको मालूम है ना कि आपको 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं, तो जो 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं वो अपने एग्जाम में आप केस स्टडी वाले स्किप कर देना। चिंता मत करो, अभी तो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अभी मैं आपको करवाऊंगा। देखो भाई, केस स्टडी इस तरीके से है। द ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ यानी कि हाइट, द ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट, ठीक है, हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करा है एक प्लांट का, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सनलाइट उसके ऊपर गिरती है, उसकी वजह से उस प्लांट की ग्रोथ होती है। तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू में ऐसे करके रिप्रेजेंट दिया हुआ है, जहां पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज द प्लांट इज एक्सपोज टू सनलाइट, कितने समय तक, कितने दिनों तक प्लांट को सनलाइट का एक्सपोजर मिला। ठीक है, तो आपको बताना है बेस्ड ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन अमाउंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहले कहते हैं द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, रेट, रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, रेट, रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट मतलब डेरिवेटिव करना होता है, तो भाई आप इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 18x का डेरिवेटिव 18 आएगा। ठीक है ना, 18x का डेरिवेटिव 18 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस है, तो 18 माइनस एक्स आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है ना, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो 18 माइनस में एक्स है। इसमें कहते हैं कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, द नंबर ऑफ डेज द प्लांट विल टेक, प्लस द प्लांट विल अटेन इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ मेनी डेज, कितने डेज, तो आपने जो पीछे डेरिवेटिव करा है उसको डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी एक्स की वैल्यू बन जाएगी 18। ठीक है ना भाई, एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 18 बन जाएगी, तो 18 दिनों तक प्लांट अपना मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। ठीक है, 18, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर, 18 दिन में मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगी। फिर कहते हैं द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट होगा कितना। ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगा कितना, तो आपको कहते थे कि भैया जो हाइट एफ एक्स है वो क्या है, तो हाइट एफ एक्स जो है वो 18 इंटू एक्स माइनस में एक्स पावर 2/2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस में 18 मल्टीप्लाई बाय 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 18 18 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो इसको। ठीक है ना, 18 और 18 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, 1/2 को 18 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आपका आंसर बनेगा 18 मल्टीप्लाई 9, 9 8 जा 72, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है ना भाई, कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। मैक्सिमम हाइट प्लांट का कितना हो जाएगा, 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी 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 सिंपल। ठीक है भाई, ओके। फिर एक ये क्वेश्चन है, कहते हैं द हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट का हाइट बताइए अगर जो प्लांट है वो सनलाइट में सिर्फ 2 दिनों तक रहा। कितना सिंपल है, 2 दिनों तक रहा, तो जो 18 इंटू एक्स माइनस में एक्स पावर 2/2 ये आपको हाइट दे रखी है, यहाँ पे 2 पुट करना है, एफ ऑफ 2 बताना है आपको, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 2 का स्क्वायर 4/2, 18 2 जा 36 माइनस में 2 तो 34 आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 34 मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। कितना सिंपल है, कितनी सरल केस स्टडी है ना, कितनी सिंपल और सरल केस स्टडी है। तो अभी आपके एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया आप क्वेश्चन क्या करते हैं, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन तो स्किप करने ही करने हैं, 1000% आपको 10 क्वेश्चन स्किप करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करते हैं। मेरे को तो ये केस स्टडी आसान लगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक और केस स्टडी का होगा, पांचवा ये वाला। ठीक है, एक ये है द रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट विल बी
10 सेंटीमीटर पर डे आफ्टर, कितने दिनों के बाद में जो रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब हाँ कितने दिनों के बाद में रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई आपने पढ़ा था, मतलब फाइंड किया था रेट ऑफ इंक्रीज 18 माइनस एक्स है, डेरिवेटिव जो किया था वो 18 माइनस एक्स है। तो क्वेश्चन कहता है कि डेरिवेटिव कब आपका 10 हो जाएगा ये बताइए। तो मेरे भैया 8 दिनों में हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 18 आएगा, यहाँ पे 18 10 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, सॉरी 8 आएगा 8, ठीक है 8 आएगा 8। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भाई ने जिस बच्चे का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है। कितने समय में डेरिवेटिव का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 18 माइनस 8 करेंगे 10 हो जाएगा, तो 8 आंसर आएगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन ये हमने कर लिए हैं केस स्टडी के, ठीक है। अब दूसरी केस स्टडी करते हैं, ओके। दूसरी केस स्टडी ये वाली है। दूसरी केस स्टडी को पढ़ने से हमें लग रहा है ये एलपीपी की केस स्टडी है ना, एलपीपी की केस स्टडी है। आइए देखते हैं। ए ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन हरियाणा मेक्स ब्रिक of standard weight not more than 5 kg. The brick must contain two basic ingredient B1 B2। B1 इतने रुपए में आता है, B2 इतने रुपए में आता है। Strength consideration require that the brick should contain not more than 40 kg B1 and minimum 2 kg B2। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो अपने, हम जो बनाते थे ना, B1 आ गया B2 आ गया, ठीक है भाई, B1 आ गया और B2 आ गया। B1 B2 की कॉस्टिंग आपको दे रखी है, ठीक है। B1 और B2 का जो कॉस्टिंग है वो 5 रुपीज है और 8 रुपीज है। स्ट्रेंथ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड दैट द brick should contain not more than 40 kg B1 and minimum 2 kg B2। ओके, मिनिमम 2 kg B2, तो यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन है मिनिमम 2, और यहाँ पे नोट मोर देन 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, नोट मोर देन, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे नोट मोर देन, ठीक है, नोट मोर देन 4, नोट मोर देन 4 नहीं होना चाहिए। और कहते हैं जो स्टैंडर्ड वेट है वो स्टैंडर्ड वेट जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक ईट में B1 और B2 का इंग्रेडिएंट है, तो B1 और B2 का जो टोटल वेट बनेगा, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल बनेगा वो टोटल क्या बनेगा, तो 5 से, नोट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सारा डेटा मैंने नोट कर लिया है। अब assuming that the demand of the product is likely to related the price of brick, answer the following question। x in kg, y in kg, B1 B2। इस B1 वाले को x लेना है, B2 वाले को y लेना है, ठीक है। तो कहते हैं देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इनके कॉस्ट से बनेगा। कॉस्ट आपको ये दे रखा था 5 और 8, तो 5x और 8y, ठीक है, 5x और 8y ऑप्शन नंबर ये बनेगा, ठीक है, 5x और 8y ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ये भाई का गलत आंसर हो गया, ठीक है। B1 x है, B2 y है, तो 5x और 8y, 5x प्लस में 8y होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। इसको क्रॉस कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसकी एक इनइक्वालिटी बना लेते हैं हम। x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। B1 का वैल्यू, x का वैल्यू 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 से अधिक, x का वैल्यू 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 4 से छोटा रहेगा, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए तो 4 से छोटा रहेगा, ठीक है। B2 का वैल्यू यानी y का वैल्यू मिनिमम 2, यानी कि आइदर 2 होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आइदर 2 होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं टोटल वेट यानी कि x प्लस में y जो है वो 5 से अधिक नहीं हो सकता, तो यहाँ तो ये 5 होगा, ठीक है, नॉट मोर देन 5, 5 से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ तो ये 5 होगा या 5 से कम होगा, यहाँ पे भी ऐसे इक्वल टू आएगा, तो ये आपकी इनइक्वालिटी आ गई। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमने पता किया है x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये वाली वैल्यू करेक्ट है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेक्ट है, ठीक है। x स्मॉलर इक्वल 4 करेक्ट है, तो ये वाला रॉन्ग है, ठीक है भाई, ये वाला रॉन्ग है। कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z बताइए, z का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो भाई उसके लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो पहली इन इक्वेशन में x और y था, 5 और 5 था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन स्किप करने हैं वो यही वाला क्वेश्चन है,
ग्राफ में इतना समय होगा, एग्जाम में इतना समय होगा कि ग्राफ बनाएंगे आप? नहीं ना। तो एग्जाम में आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है मेरे भाई, दिमाग खराब नहीं करना ग्राफ बना के। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी वेरी गुड, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे पहली इन इक्वेशन प्लॉट कर दी, जो है x प्लस में y इज इक्वल टू में 5, ठीक है। इसके बाद में क्या थी, यहाँ पे भी तो है x की वैल्यू 4 से स्मॉलर, तो x की वैल्यू 4 से स्मॉलर ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू 4 आ गया, 4 से स्मॉलर, 4 से स्मॉलर इस तरफ को शेड होगा, ठीक है। ए वाले ऑप्शन का शेड नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ होगा। और ये वाला हो गया y ग्रेटर टू, y ग्रेटर टू, y ग्रेटर टू ये वाला बनेगा, इसका शेड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसका शेड ऊपर की तरफ होगा, तो भैया ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला कॉमन शेड आ रहा है, ठीक है। ये वाला कॉमन शेड आ रहा है, इस तरफ को शेड, ऊपर की तरफ शेड, नीचे की तरफ शेड, ये वाला आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 और 2 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 और 5 है। अब ये वाला पॉइंट अपने को देखना है, ये 3 और 2 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 3 और 2 है, आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास 5x एडिशन में 8y था, ठीक है। एक बार इसके आगे देख लूं, आगे क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अच्छा, इसमें आपको ये वाला आंसर बताना है, एट व्हाट पॉइंट द मैक्सिमम। ओके ठीक है। अबे कॉस्ट मैक्सिमम थोड़ी होगी भैया, कॉस्ट तो मिनिमम होगी ना। चलो कोई नहीं, मैक्सिमम पूछो तो मैक्सिमम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम करते हैं इसको, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू अपने को सब्सिट्यूट करनी है मेरे दोस्त, 3 वैल्यू, एक 0 2 है, 0 2 पे 16 आंसर होगा, एक 3 और 2 है। तो 3 5 जा 15, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 8 2 जा 16, यानी कि टोटल बन गया आपका 31, ठीक है। और 0 और 5 है, 8 5 जा 40। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ, मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 16 है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z द क्वांटिटी ऑफ b, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट b1, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे मैंने 0 और 2 पुट करा था, b1 का वैल्यू 0 है, b1 x था मेरे दोस्तों, b1 x है, तो x का वैल्यू 0 है, ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एट वट पॉइंट द कॉस्ट विल बी मैक्सिमम, कौन से ऑप्शन, कौन से पॉइंट पर कॉस्ट अधिक है, ठीक है। कौन से पॉइंट पर कॉस्ट अधिक है? तो कॉस्ट अधिक इस पे है, 40 वाले पे है, ठीक है। कॉस्ट अधिक 40 वाले पे है, और 40 वाला बना था 0 और 5 पे, 0 और 5 पे अधिक कॉस्ट है, ठीक है। 0 और 5 पे अधिक कॉस्ट है, तो 0 और 5, 0 और 5 ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता मिनिमम कहाँ पर है, ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट पता करी है वो कौन से पॉइंट पर है, तो मिनिमम वाली वैल्यू जो है वो ये वाली है, 0 और 2 पे मिनिमम है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप 0 और 2 पे मिनिमम है, ठीक है, 0 2 पे मिनिमम है। कल को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 31 रुपीज की कॉस्ट है वो कौन से पॉइंट पर आई है, ठीक है। 31 रुपए की कॉस्ट कौन से पॉइंट पे आई है? 31 रुपए की कॉस्ट जो है वो आपका 3 और 2 पे आई है, ठीक है। वो किस पे आई है? 3 और 2 पे आई है, तो इन डेट केस आपका आंसर होता है 3 एंड 2। तो मैंने तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मेरे दोस्तों, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि ग्राफ वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में करें, क्योंकि आपने देखा यार समय लगेगा काफी, आपने ऑब्जर्व करा काफी समय लगेगा, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं करना है। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। जो आपको अपनी तरफ से कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन मत करना, बाकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में करके आइएगा, ठीक है गाइस। बातें समझ पा रहे हैं? यस और नो, हाँ या ना तो बता दो मेरे भाई, क्या आपको कहानी समझ आ रही है? सारा क्वेश्चन पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया है। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि ये वाला पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, तो हमने पीवाईक्यू सीरीज में पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, तो इंतजार करिए अगली वीडियो का। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड इस वीडियो को जितने भी सीयूईटी अप्लाइड मैथ्स के बच्चे पेपर दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जितनों को जानते हो उतनों को तो शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।